नमस्कार, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पे। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। यदि आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया जाता है बेस्ट कंटेंट, वो भी फ्री। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं गीता माइंडोरा, ठीक है, गीता माइंडोरा। और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, ठीक है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ कुछ बुक्स भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बैच जो है टोटल आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम यह समझते हैं कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है और उन्हें बेहतर कैसे पढ़ाया जाए। इससे पहले हमने सीखा था, जो हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था। तो हमने आपको बताया था कि शिक्षा क्या है, जो किसी के भविष्य या फिर उसके जीवन में बदलाव लाता है, वो शिक्षा है। लेकिन मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो है वो मन का अध्ययन करना है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं? बच्चे के मन का अध्ययन करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है, हमारा अल्टीमेट गोल है कि बच्चे का विकास करना, ठीक है। तो विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, ये हमें सीखना है। उनका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और उन्हें बेहतर कैसे पढ़ाया जाए। यानी कि अगर बच्चे के अंदर कोई कमी है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये सब हम किसमें सीखते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में। और इसके लिए बहुत सारी विधियों का यूज किया जाता है, वही है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो सबसे पहली आपकी विधि होगी निरीक्षण विधि। कौन सी? निरीक्षण विधि। अब निरीक्षण विधि में भी कई सारी आपकी विधि आएंगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा है निरीक्षण विधियां, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड्स। अब इसमें क्या होगा कि इस विधि में हम बिना हस्तक्षेप किए केवल व्यवहार को देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है? जो भी निरीक्षण विधियां हैं उसमें हम खुद हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि आप टीचर हैं, आप इसमें हस्तक्षेप ज्यादा नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? व्यवहार को ऑब्जर्व करेंगे और उस व्यवहार के बेस पर ही आप इन विधियों को फॉलो करेंगे। जिसमें सबसे पहली हमारी विधि आएगी अंतरदर्शन विधि। क्या है? अंतरदर्शन विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। अब जो हमारा अंतरदर्शन विधि है, इसमें क्या करते हैं? तो इसमें व्यक्ति अपने अंदर के विचारों, भावनाओं और अनुभवों का स्वयं निरीक्षण करता है। अब इसमें जैसे जो बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा है जिसको आप सिखाने वाले हैं, वो क्या करेगा? अपने अंदर के विचार, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, उनका निरीक्षण स्वयं करेगा। लेकिन जब वो स्वयं सारे काम करेगा तो आप क्या करेंगे? आपका काम होगा बच्चे को गाइड करना, बच्चे को फैसिलिटेट करना, ठीक है। तो एज अ टीचर आपका काम क्या होगा? बच्चे को फैसिलिटेट करना। लेकिन बच्चा खुद जो है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का निरीक्षण करता है, और इस विधि को हम कहते हैं अंतरदर्शन विधि। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि वह कौन सी विधि है जिसमें बच्चा स्वयं अपने विचारों, अपनी भावनाओं का निरीक्षण करता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? आप आंसर बताएंगे अंतरदर्शन विधि। जैसे यहाँ पर दिया है कि छात्र खुद सोचता है कि उसे पढ़ाई में कठिनाई क्यों हो रही है। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनमें बच्चा कठिनाई महसूस करता है, तो बच्चा खुद आइडेंटिफाई करता है कि भाई मुझे कठिनाई कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, और इस विधि को हम बोलेंगे अंतरदर्शन विधि। लेकिन इसकी एक सीमा है, ठीक है। अब आप ये याद रखना है कि इसकी एक सीमा है, एक लिमिट है। इसकी लिमिट क्या है? कि यह व्यक्तिगत होती है।
यह व्यक्तिगत हो सकती है और इसमें चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। अब इस ये विश्वसनीय क्यों नहीं है? क्योंकि हर पर्सन की एबिलिटी अलग है, हर शिक्षात्री हर शिक्षार्थी की, हर छात्र की, हर पर्सन की एबिलिटी अलग है, योग्यता अलग है, उसका व्यवहार अलग है। तो अलग होने की वजह से ये क्या होगा, इसको हम पूरी तरीके से इस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि यह व्यक्तिगत होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरदर्शन विधि की सीमा क्या है, लिमिट क्या है? तो आप कहेंगे कि इसकी लिमिट है कि यह व्यक्तिगत होती है, इसीलिए इस पर विश्वास करना उतना जरूरी नहीं और उतना हम विश्वास भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका बहिर्दर्शन विधि। कौन सा? बहिर्दर्शन विधि, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। कौन सा? एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड यानी कि बहिर्दर्शन विधि। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है हम दूसरे के व्यवहार को देखकर जो है क्या करते हैं, पहचान करते हैं। अंतरदर्शन विधि में क्या है कि वह व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव को देखता है, अपनी क्षमताओं को देखता है, अपने व्यवहार को पहचानता है और स्वयं निरीक्षण करता है। लेकिन बहिर्दर्शन विधि में क्या होगा, जो निरीक्षण किया जाता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब उदाहरण भी यहाँ पे मैंने दिया है कि शिक्षक कक्षा में छात्र के व्यवहार को देखता है। जैसे बच्चा खुद अपनी कमियों को निकाल पा रहा है कि मुझे इस चैप्टर में कठिनाई हो रही है, ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो क्या है, वो अंतरदर्शन विधि के अंतर्गत उसने जाना। लेकिन जब शिक्षक ने बताया कि बेटा तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हारी ये चीज कमजोर है, इस पर तुम्हें और वर्क करना चाहिए जिससे कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो पाएगा, तो ये विधि कौन सी है? आप कहेंगे बहिर्दर्शन विधि। एक एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लाभ क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा? यह अधिक वस्तुनिष्ठ होती है। अब अधिक वस्तुनिष्ठ है और इसमें जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 30-40 स्टूडेंट्स हैं, टीचर एक है। अब टीचर क्या कर रहा है, उनके व्यवहार को देख रहा है बाहर से, यानी कि किस तरीके से, तो एक्स्ट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू, यानी कि बहिर्दर्शन विधि के द्वारा। तो एक बार में टीचर बहुत सारे बच्चों का जो व्यवहार है उसको पहचान पा रहा है। तो ये क्या है, ये है आपका बहिर्दर्शन विधि। तो ये अधिक विश्वसनीय होगी, ये अधिक विश्वसनीय होगी। तो ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए अंतरदर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि, इन दोनों में कौन सी ज्यादा रिलायबल, कौन सी ज्यादा विश्वसनीय है, तो आप कहेंगे बहिर्दर्शन विधि ज्यादा विश्वसनीय होगी आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रयोगात्मक विधियां। ठीक है, प्रयोगात्मक विधियां यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, अब इसमें क्या होगा, इसमें नियंत्रित परिस्थिति में प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है। अब इसमें क्या होगा, एक परिस्थिति दी जाएगी या फिर कोई भी सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन के बेस पर ही हमें उसका निष्कर्ष निकालना है। ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि दो समूह बनाकर नई और पुरानी शिक्षण विधियों की तुलना करना। हमें क्या करना है, जैसे हमारे क्लास में बच्चे होते हैं, हमने क्या किया, दो ग्रुप में बच्चों को बांटा। ठीक है। अब एक ग्रुप में हमने एक शिक्षण विधि दी, दूसरे ग्रुप में दूसरी शिक्षण विधि दी, अलग अलग मेथड्स का यूज किया, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभकारी है, कौन सी शिक्षण विधि से बच्चे ज्यादा सीख पा रहे हैं, तो हम इससे तुलना कर पाएंगे। ठीक है। तो प्रयोगात्मक विधियों में हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है। या फिर हम कहें कि कोई भी नई विधि है या कोई पुरानी विधि है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि कौन सी नई विधि है, कौन सी पुरानी है, क्या नई वाली ज्यादा कारगर है या पुरानी वाली ज्यादा कारगर है। नेक्स्ट, अब इससे बेनिफिट क्या है, क्या लाभ है, तो आप कहेंगे सबसे अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय मानी जाती है। ठीक है। तो याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय या फिर सबसे ज्यादा वो साइंटिस्ट, सॉरी साइंटिफिक, साइंटिफिक कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा साइंटिफिक और विश्वसनीय कौन सी है, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
विवरणात्मक विधियां यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे मेथड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट आता है आपका जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि क्या है? तो ये है आपका केस हिस्ट्री मेथड। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन, किसी भी पार्टिकुलर छात्र, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, उसके पूरे जीवन का जो इतिहास है, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो जानकारी है, वो आप कलेक्ट करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उस अध्ययन के बेस पर ही उसकी जो कमियां हैं उनको बताएंगे और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो इस विधि में। उदाहरण एग्जाम्पल भी मैंने दिया है क्या, कि किसी छात्र की पृष्ठभूमि, परिवार, शिक्षा आदि का अध्ययन करना। तो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी छात्र की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, परिवार का अध्ययन करना, उसकी शिक्षा का अध्ययन करना कि कहाँ कहाँ से उसने शिक्षा ली, उसके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, परिवार में कितने लोग पढ़े हुए हैं, क्या परिवार में सारे लोग, मतलब उसके जो भाई बहन हैं छोटे हैं या उससे बड़े भी हैं, क्या वो उसकी हेल्प करने में सक्षम हैं या नहीं, ठीक है। ये सब आपको देखना है किसमें? तो ये आपको याद रखना है, ये है आपका जीवन इतिहास विधि। कौन सी? जीवन इतिहास विधि। नेक्स्ट आता है आपका विकासात्मक विधि यानी कि डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड, अब इसमें क्या किया जाएगा कि बच्चे के या व्यक्ति के विकास का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अब विकास भी कब से? तो आप कहिए बचपन से। बचपन से, और वो जिस स्टेज पर है उस स्टेज तक का पूरा अध्ययन किया जाता है विकासात्मक विधि में, यानी कि डेवलपमेंटल स्टेज में। अब इससे क्या होगा? इससे पता चलेगा कि बच्चे का विकास प्रॉपरली हो पाया है या नहीं। अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर उसके विकास में प्रॉब्लम है, तो हम उस स्टेज के अकॉर्डिंग ही उस पर वर्क करेंगे और बच्चे का डेवलपमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है तुलनात्मक विधि यानी कि कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में क्या होगा? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग जो शिक्षार्थी हैं, जो व्यक्ति हैं, या फिर व्यक्ति का समूह भी हो सकता है या शिक्षार्थी का समूह हो सकता है, उनकी तुलना की जाती है, यानी कि उनका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक ग्रुप ए बनाया, एक ग्रुप बी बनाया, ठीक है। एक हमने ग्रुप ए बनाया, एक ग्रुप बी बनाया। अब ग्रुप ए में 5 स्टूडेंट हैं, ग्रुप बी में भी 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमने सेम टास्क हमने दिया दोनों ग्रुप के लिए, ठीक है। दोनों ग्रुप के लिए हमने सेम टास्क दिया, ठीक है, या फिर सेम क्वेश्चंस दिए। अब ग्रुप ए में मान लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के नंबर 5 आउट ऑफ 5 आए, और ये वाला जो है उसके भी 5 आउट ऑफ 5 आए। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो हैं वो, अगर हमने इनको कंपेयर किया तो दोनों का जो लेवल है वो इक्वल आ रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनका जो है कम मार्क्स आए, इनका जो है 4 के आसपास या फिर 3 के आसपास मार्क्स आए। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी मेथड या फिर कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा अच्छा है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड। यानी कि केस स्टडी मेथड में क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति या समूह का गहराई से अध्ययन। इसमें किसी पार्टिकुलर पर्सन का भी हो सकता है और एक ग्रुप का भी हो सकता है, उसका डीपली अध्ययन करना ही हमारा क्या है? केस स्टडी मेथड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे डीपली किस मेथड में अध्ययन किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? यही वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वे विधि। सर्वे विधि में क्या करेंगे? अब सर्वे हम जब करते हैं किसी से तो क्या करेंगे, या तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लीजिए जो हमारा जनसंख्या की गणना होती है, जनगणना, तो उसमें क्या होता है, जो जनगणना करने वाले आते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, एक तरीके से इंटरव्यू या फिर क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर्वे विधि में भी आप क्या करेंगे, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि प्रश्नावली होगी, या फिर इंटरव्यू होगा। प्रश्नावली या फिर इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये मेथड कौन सा है? तो ये है आपका सर्वे मेथड। कौन सा? सर्वे मेथड। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, आपको हर चीज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि
मैं आपके लिए सिलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ कि आपका जो यूपी टेट है वो 100% आपका क्वालिफाई हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है। मनोविज्ञान, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिसमें हम जानते हैं मनोविज्ञान क्या है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताया था कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान करना। ठीक है। मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ठीक है। यानी कि मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। लेकिन किसका मन, तो ध्यान रखना है इसमें सिर्फ मानव नहीं आता, इसमें मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, चाहे वो मानव हो या फिर आपका पशु हो। जैसे आपने देखा है बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी ने चूहे पर प्रयोग किया है, किसी ने कबूतर पर प्रयोग किया है, किसी ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। तो क्या है, उन्होंने उनके व्यवहार को देखा है कि वह चाहे बर्ड्स हो सकती हैं, चाहे वो एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान सिर्फ मानव के व्यवहार का अध्ययन नहीं है, मनोविज्ञान मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन है। इसका अर्थ क्या है कि यह जानता है कि हम कैसे सोचते, महसूस करते और व्यवहार करते हैं। ये सब सिंपल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या था कि मन का अध्ययन करना, पशु या फिर मानव के मन का अध्ययन करना, लेकिन किस परिवेश में, तो आप कहेंगे ये आपका शिक्षा के परिवेश में, यानी कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। तो शैक्षिक परिस्थितियों में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या है हमारा, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका अर्थ क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि स्कूल में जब आप होते हैं, स्कूल में कक्षा में जब आप हैं एज अ टीचर और वहां पर शिक्षार्थी हैं, ठीक है, तो शिक्षार्थी कैसे सीख रहे हैं, उनके सीखने की एबिलिटी क्या है, क्या आप जिस लेवल पर उनको पढ़ा रहे हैं वो उस लेवल पर सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं, वो सब क्या है, वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो इसमें आपको ये सब सिखाया जाता है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। इनके हमारे मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य विषय क्या है, मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है, तो मनोविज्ञान का मुख्य विषय है व्यवहार। क्या है, व्यवहार है। इस पॉइंट को याद रखना है। ये कुछ तथ्य हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए आधारशिला है। ये किसने बोला है, ये स्किनर ने बोला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए आधारशिला है। ऐसा किसने बोला है, स्किनर ने बोला है। और बेटर होगा कि मैं यहाँ पर जो भी करा रहा हूँ वो आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करें। आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे, अगर नहीं बना रहे तो बनाइए। ठीक है। अर्थ क्या है कि अच्छा शिक्षक बनने के लिए मनोविज्ञान जरूरी है, ये इसका अर्थ है। अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको ये सेंटेंस याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन में आपको स्किनर दिया जाएगा, वॉटसन दिया जाएगा, एडम दिया जाएगा, बहुत सारे दिए जाएंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए आधारशिला है, ऐसा किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। ठीक है। अब मैकडूगल ने क्या कहा है, मैकडूगल ने भी कुछ तथ्य कहे हैं, मैकडूगल का भी देख लेते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल ने क्या बोला है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है। और उन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई, तो आप कहेंगे उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। मैकडूगल के बारे में सेपरेटली हम पढ़ेंगे, उनमें से हम जानेंगे कि कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, बस याद रखना है कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो कथन है, वो किसने कहा है, तो मैकडूगल ने कहा है। क्या कहा है, तो मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है। और उन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई, तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक हम शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ेंगे तब तक हम एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमें किस प्रकार की शिक्षण विधि का यूज करना है, किस व्यक्ति के लिए,
किस शिक्षार्थी के लिए किस प्रकार की शिक्षण पद्धति का यूज करना है, उसका लेवल क्या है, ठीक है, उसकी बुद्धिलब्धि क्या है, वो सब कौन बताएगा, वो सब बताएगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका महत्व जो है वो शिक्षक के लिए सबसे जरूरी है। निरीक्षण विधि का अर्थ, निरीक्षण विधि का अर्थ क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करना। और ये ऑलरेडी हमने अभी आपको बताया था कि मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय है व्यवहार यानी कि बिहेवियर। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेथडोलॉजी क्या है, मेथडोलॉजी क्या है यानी कि पद्धति शास्त्र क्या है। तो सत्य की खोज के लिए अपनाया गया मार्ग ही पद्धति शास्त्र है। यानी कि जब भी हम किसी मेथड का यूज करते हैं तो उस मेथड का यूज करते क्यों है, क्योंकि हमें क्या करना है, सत्य की खोज करना है। किस सत्य की बात की जा रही है, जिस टॉपिक को हम सर्च करना चाहते हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या उस टॉपिक तक हम पहुंच पा रहे हैं, ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमें पद्धति शास्त्र। यानी कि वो मेथड जो है जो हम फॉलो करेंगे, क्या वो जिस एम से हम फॉलो कर रहे हैं क्या उस एम को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। अर्थ क्या है, किसी समस्या को हल करने का तरीका ही क्या है, पद्धति शास्त्र है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाने की बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी। एक एक पॉइंट्स को आपको नोट करके रखना है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने बोला है, स्किनर ने। शिक्षा को द्विमुखी किसने बताया है, रॉस ने। अब देखिए, शिक्षा को द्विमुखी और त्रिमुखी दोनों बताया गया है। द्विमुखी किसने बोला है, तो रॉस ने बोला है। त्रिमुखी किसने बोला है, तो आप कहेंगे जॉन डीवी ने बोला है, ठीक है। अब द्विमुखी बोला है, द्विमुखी का अर्थ क्या है, दो मुख। कौन कौन से दो मुख, तो यहाँ पर आएगा शिक्षक, शिक्षक, दूसरा आएगा शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी, ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन जॉन डिवो ने, जॉन डीवी जो है उन्होंने त्रिमुखी बताया है। त्रिमुखी में क्या आएगा, एक आएगा हमारा शिक्षक, एक आएगा हमारा शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी, और एक आएगा हमारा पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये तीन आपको याद रखना है, किसके अकॉर्डिंग, जॉन डीवी के अकॉर्डिंग। और रॉस के अकॉर्डिंग क्या है, तो द्विमुखी, द्विमुखी में क्या क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, शिक्षा के तीन ध्रुव हैं, कौन कौन से, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था, तो मोक्ष की प्राप्ति करना। क्योंकि अभी का जो हमारा सिनेरियो है और जो पहले का था वो दोनों अलग था। वैदिक काल में क्या था, इसका उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। इसका उद्देश्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति करना। अब वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ कब से होता था, तो याद रखना है, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ जो है वो आपका उपनयन संस्कार से होता था। किससे, उपनयन संस्कार से होता था। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, कहाँ दी जाती थी, तो मदरसों में दी जाती थी। शिक्षा संविधान की किस सूची में है, तो शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। सूची जो है वो तीन प्रकार की होती है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। तीन प्रकार की सूची होती है। पहला होता है आपका संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची, ठीक है। कौन सी, समवर्ती सूची। ये तीन प्रकार की सूचियां होती हैं। संघ सूची में जो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है। राज्य सूची में जो हमारा राज्य सरकार है वो कानून बनाती है और इसी का नियंत्रण होता है। लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का प्रभुत्व होता है, दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं, दोनों के ही नियम लागू होते हैं, ठीक है। नर्सरी स्कूल के आरंभकर्ता कौन थे, तो आपको याद रखना है फ्रॉबेल, ठीक है। फ्रॉबेल जो थे वो नर्सरी स्कूल के आरंभकर्ता थे। नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय या फिर जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके अलग अलग एम हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी, बट याद होना चाहिए आपको। नवोदय विद्यालय में क्या है कि 75% ग्रामीण, 25% शहरी, और ये 100% हो गया आपका। लेकिन ये भी जो है वो कैसे होने चाहिए, मेधावी बच्चे होने चाहिए। उनका एग्जाम होता है, जो भी फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट नहीं, जो भी अच्छी रैंक गेन करते हैं
उनका इसमें एडमिशन होता है। ठीक है, किसमें? नवोदय विद्यालय संगठन का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनबीएस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनबीएस बोलते हैं। ठीक है, एक केबीएस भी होता है आपका, केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये नवोदय विद्यालय संगठन, सॉरी इसमें समिति होता है, नवोदय विद्यालय समिति, लास्ट में समिति। और लेकिन इसमें केंद्रीय विद्यालय एस फॉर संगठन होता है, संगठन। ठीक है, इसका उद्देश्य अलग था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों स्टार्ट किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया था जिससे कि हमारे स्कूल्स में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिल पाए। अब बेसिक सुविधाओं में क्या है? बच्चे के ब्लैक बोर्ड हो। ठीक है, बच्चों के पास ब्लैक बोर्ड हो, कक्षा में ब्लैक बोर्ड होना जरूरी है। साथ ही साथ जो चौक हैं वो प्रॉपरली वहां पे रहें। साथ ही साथ हम देखें तो बैठने की व्यवस्था अच्छी हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें किसमें है? वो आपका आएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुविधाएं इस टाइप की नहीं देनी है कि बैठने का कर दिया और खाने का कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। उसके साथ में जो शिक्षक है उसका अनुपात करेक्ट होना चाहिए। शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो करेक्ट होने चाहिए। और लगभग कितने कमरे होने चाहिए? तो एक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक और कम से कम 2 कमरे होने अनिवार्य थे। किसके अकॉर्डिंग? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट डाइट। डाइट जो है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने डाइट से डीएलएड या बीटीसी किया होगा। तो डाइट का गठन क्यों किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए। और बच्चों का सही मूल्यांकन क्या है? तो वार्षिक परीक्षा नहीं है, बच्चों का सही मूल्यांकन है। हाँ ये ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है, बच्चों का सही मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिख लो, बच्चों का सही मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, नहीं है। कौन सा? तो आप कहें वार्षिक मूल्यांकन या वार्षिक परीक्षा। अगर हम सिर्फ वार्षिक परीक्षा करते हैं तो वो सही मूल्यांकन नहीं होता है। सही मूल्यांकन क्या होता है? कि बच्चे का हम समय समय पर मूल्यांकन करते रहें थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो मूल्यांकन का सही रूप क्या है? तो आपको याद रखना है CCE, जिसको हम क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका अर्थ क्या है? कि हम जो है बच्चे का मंथली टेस्ट लें या फिर 15 दिन में टेस्ट लें, या फिर हम बात करें कि मंथली अलग होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपका जो पीटी का एग्जाम होता है, पीरियोडिक टेस्ट, वो अलग होता है। तो उससे क्या होता है? बच्चे के अंदर एग्जाम के प्रति जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो ये है हमारा CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र का सही रूप क्या है? तो प्रश्न पत्र जब आप बना रहे हैं उसका सही रूप होता है कि पहले आप सरल क्वेश्चन दें, उसके बाद में कठिन क्वेश्चन दें। यही आपका पढ़ाने का तरीका भी होना चाहिए कि पहले आप सरल चीजों को पढ़ाएं, उसके बाद धीरे 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 आप जो है कठिन चीजों को पढ़ाएं। तो ये आपको याद रखना है। एक अच्छी परीक्षा के आवश्यक गुण कौन से हैं? तो एक अच्छी परीक्षा वही है जिसमें वैधता हो, वैधता हो, विश्वसनीयता हो और वस्तुनिष्ठता हो। ये तीनों गुण अगर आपकी परीक्षा में हैं तो वो आपकी परीक्षा अच्छी है। या फिर हम बात करें कि आपने जो पेपर बनाया है उस पेपर में अगर वैधता है, विश्वसनीयता है और वस्तुनिष्ठता है तो वो सही है, अदरवाइज आपका पेपर अच्छा नहीं है। मापन होता है, मापन कैसा होता है? तो मापन मात्रात्मक होता है। मापन कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, अगर मापन जो है वो मात्रात्मक होता है तो मूल्यांकन क्या होता है वो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसलिए। शिक्षक दिवस किसका जन्मदिन है? शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। और ये सब आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।